morning students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning all of you. वॉल्यूम आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, स्क्रीन भी दिख रही है ना अच्छे से? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी किशोर अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी फेज से गुजरना पड़ता है। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। कल हमने क्या पढ़ा था? राहुल, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम नहीं आ रही राहुल आपकी? Secondary character. यस, वेरी गुड। कल हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है कि हमारी बॉडी में दो प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कैरेक्टर्स में कौन से कैरेक्टर्स आते हैं? इंटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, वो हमने पढ़े थे, उसमें कौन कौन से आते हैं? जो इंटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं? राहुल, योगेंद्र, जो हमारे इंटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? देखो इधर देखो, हमने हमारी प्यूबर्टी फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी यौवन अवस्था के बारे में। सभी स्टूडेंट म्यूट कर लो, किसी की भी वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए क्लास के अंदर। ना म्यूट करो, ठीक है? तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे? प्यूबर्टी फेज के बारे में, यानी यौवन अवस्था के बारे में। और उसमें हमने देखा था कि इस फेज के दौरान हमारी बॉडी में दो प्रकार के चेंज आते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था हाइट का इंक्रीज होना, ठीक है, इसके अलावा वेट का चेंज होना, इसके अलावा हमने पढ़ा था चेंज द बॉडी शेप, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो ये क्या थे? हमारी बॉडी के अंदर होने वाले चेंज, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का मीन्स होता है हमारी बॉडी के कौन कौन से, हमारी बॉडी की बाहर की तरफ जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था, तमन्ना म्यूट कर लो, ठीक है, कोई भी अनम्यूट नहीं रहेगा, सभी म्यूट रखोगे। जिसको मैं पूछूं ना जिसका नाम लेके, वही स्टूडेंट अनम्यूट रहेगा फिर, ठीक है। तो देखो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। इंटरनल हमने सारे डिटेल से पढ़ लिए कि किस प्रकार हमारी एज इंक्रीज होती जाती है, वैसे हमारी हाइट में भी क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है, यानी हमारी जो हाइट की जो परसेंटेज है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 तक आते आते बॉयज और गर्ल्स दोनों की हाइट में कितना परसेंट इंप्रूवमेंट होता है? 100%। यानी हम बोल सकते हैं कि इंटरनल जो हमारा कैरेक्टर्स है उसमें हम बात करते हैं तो 18 इयर्स की एज के अंदर बॉयज और जो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 100% बढ़ती है। इसके बाद जो हाइट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि परमानेंटली रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ करने की जो परसेंटेज होती है वो अब 18 के बाद धीरे 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 डिक्रीज होती जाते हैं, यानी कम होती जाती है। यहाँ तक समझ में आ गए सभी स्टूडेंट को कि? और इसके बाद इंटरनल कैरेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था वॉइस चेंज। तो ये बताओ इसकी ग्रोथ के वॉइस वॉइस में चेंज होता है। राहुल, हमारे गले में कौन सा पार्ट पाया जाता है जो ग्रोथ करने पर बॉयज और गर्ल्स की आवाज में चेंज होता है, यानी उसकी जो वॉल्यूम होती है वो चेंज हो जाती है? वो है क्या? लेरिंक्स, ठीक है, लेरिंक्स पाया जाता है, उसके कारण हमारी जो वॉल्यूम होती है उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा
कि हमारी बॉडी की बाहर की तरफ होने वाले परिवर्तन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जिनका क्या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? यस या नो? राहुल, श्रुति, क्या जो हमारी बॉडी पर जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनका जनन में कोई महत्व होता है क्या? यस या नो? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। नहीं, क्योंकि No, ma'am. हमारी जो बॉडी में जो मेन जो काम होते हैं वो होते हैं सेक्स ऑर्गन का होना, तो वो किस में होते हैं? इंटरनल कैरेक्टर्स में। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में क्या क्या होता है? बॉयज में क्या क्या चेंज आते हैं? एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें बॉयज में क्या क्या चेंज आते हैं? शोल्डर्स, यस, वेरी गुड। और फेस पे हेयर आना, दाढ़ी आना, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद गर्ल्स में क्या चेस्ट चेंज आते हैं? बाल आना और वॉइस। हाँ, ठीक है। तो ये क्या था हमारा बॉडी में आने वाले परिवर्तन, कौन सी एज के दौरान? प्यूबर्टी एज के दौरान, यानी यौवन अवस्था के दौरान हमारी बॉडी में आने वाले परिवर्तन हमने देख लिए, वो भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो का मीन्स होता है बहिस्रावी ग्रंथि और एंडो का मीन्स होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं एक ह्यूमन में, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है बहिस्रावी ग्रंथि और एंडो का मीन्स होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, ओनली डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उन पार्ट का क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि। देखो, ग्लैंड सच एज लीवर और सैलाइवरी ग्लैंड्स दैट discharge their secretion directly into ducts and refer to as the exocrine glands, ठीक है। ये ग्लैंड जो होती है इसके द्वारा सैलाइवरी क्या होता है? सैलाइवरी का मीन्स क्या होता है, जानते हो क्या? एनी स्टूडेंट गिव मी आंसर। क्या होता है? जो लाल ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, उनका सिक्रेशन डायरेक्टली इसी ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है, इसी बहिस्रावी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करती हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? दीज लैक डिफाइंड डक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द देयर सिक्रेशन but over them directly into the blood। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी भाग का अगर वो सिक्रेशन करती है, स्रावण करती है, तो डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जानते होगा ब्लड के बारे में, आप लोग ब्लड के बारे में जानते हो क्या? क्या होता है ब्लड? पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने, 7th में आपके ब्लड का टॉपिक था और मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। क्या होता है ब्लड? क्या ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या? यस या नो? यस मैम। यस, थोड़ा स्पीड से बोला करो, ये लाउडली बोला करो। देखो, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी एक लिक्विड ब्लड होता है, एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये बताओ एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड होता है? छोटी छोटी चीजें हैं, आप 8 क्लास में गए, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए और ये चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ब्लड के बारे में पिछली बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो भी क्लास के अंदर। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्ट, सभी स्टूडेंट सुनोगे, अभी सभी से पूछूंगी। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक संयोजी ऊतक होता है। और जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड होना आवश्यक होता है? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। एक जो 5 to 6 कितना? 5 to 6 लीटर। यस, 5 to 6 लीटर का ब्लड का होना आवश्यक
आवश्यक है। यदि हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ब्लड की इसकी मात्रा कम है, यानी 2 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर या 4 लीटर है, तो व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, यानी वो किसी ना किसी बीमारी या कुपोषण का शिकार होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कम से कम बात करें तो 4 से 5 लीटर का ब्लड का होना आवश्यक होता है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? जो ब्लड में जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? मैम 2 कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और एक और होता है प्लेटेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। देखो ये टॉपिक अपने नहीं था, लेकिन ये बेसिक चीज है, इस चैप्टर में काम आएगी, तो इतना तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को। तो सुनो एक बार, जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कम से कम 5 से 6 लीटर ब्लड का होना आवश्यक होता है। ब्लड में 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। इसमें वो कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है? कौन सा वर्णक था वो? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है, यानी एक ऐसा वर्णक है जिसके कारण हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। ये हमेशा याद रखना कि उसी हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, आरबीसी का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका जो सर्कुलेशन होता है, संचरण होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारे शरीर में 2 पार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तब उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों के 2 पार्ट होते हैं, धमनी एंड सीरा, जिसको हम आर्टरीज एंड वेन्स बोलते हैं। यस या नो? जिसमें अलग अलग एक नलिकाओं के द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और जो दूसरी होती है उसके द्वारा अशुद्ध जो रक्त होता है उसका परिवहन होता है। यानी हमारी जो ये पल्सेज होती है, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स, यानी धमनी एंड सीरा, इसमें एक रेड कलर की होती है, एक हल्की ग्रीन कलर में होती है। तो एक के द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और दूसरी के द्वारा क्या होता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? What is the White full blood form of WBC? White blood. White blood cell. Very good blood, sorry, white blood cell, यानी सफेद रक्त कोशिकाएं। इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? Fighting with disease. जो WBC होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो भी एक रक्त का ही पार्ट है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है जो पनपते हैं और हमारी बॉडी को मतलब नष्ट करने का कार्य करते हैं, तो जो WBC जो सेल्स होती है ना, जो WBC वो ही उन जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो WBC होती है यानी सफेद रक्त जो कोशिकाएं होती है वो हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं उनको किल करने का कार्य कौन करती है? WBC। इसके बाद एक और होती है प्लेटेट्स। क्या होती है प्लेटेट्स? प्लेटेट्स होती है कि जब भी हमारे चोट लगती है, यानी अंगुली का आना या पत्थर से लगना, तो हमारे जहां पे लगती है वहां पे बिल्कुल एक ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है। तो वो क्या है? वो प्लेटेट्स तो है, रक्त का थक्का जमना। और आप लोगों को पता है जो वो ब्लड होता है उसको आप कितना ही दबा लो वहां से दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें पता है वो क्या होता है, जहां लगती है और जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है जहां पे, वो क्या है, हमारे लिए अनावश्यक ब्लड है, हमारे लिए वो ब्लड नेसेसरी भी नहीं है। ठीक है, यानी जहां पे उसमें क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं
समझ में आ गए? तो हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है और किस प्रकार से उसका संचरण होता है ये आप लोगों को बता दिए, बेसिक चीज थी। इसके बाद देखो, therefore their glands are called ductless glands, there the secretion are called hormones। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन्स का। हार्मोन्स जानते हो ना? ये बताओ मेल के अंदर कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? स्पर्म। मैम एग। वो हार्मोन्स नहीं होते मेरे स्टूडेंटों, सुनो, वो हार्मोन्स नहीं होते। हार्मोन्स कब नहीं बताया था मैंने? वो तो एक सेक्स ऑर्गन्स का जो पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस के सेक्स हार्मोन। हार्मोन्स होते हैं, मेल के अंदर होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन। आप लोग पढ़ा करो प्लीज, ठीक है? इसके बाद देखो, द एक्टिविटी ऑफ द टेस्टिस एंड ओवेरी क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेरी गुड। एंड ओवेरीज क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रोडक्टिव पार्ट। ये इसकी जो एक्टिविटी होती है आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द अनदर ग्लैंड आर नोन इज द मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बताओ मास्टर ग्लैंड के बारे में जानते हो क्या? यानी पीयूष ग्रंथि के अंदर कहाँ पाई जाती है? हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो सिर होता है, यहाँ पे पाई जाती है। और क्या करती है ये? देखो, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि हमारी अंगुली में चोट आए या हमारे पेट में पेन हो या हमारे हेड पेन हो या फिर हमारे हैंड पेन हो या हमारे पैर में पेन हो, किसी शरीर की किसी भी भाग में कोई सा भी, यानी हम अंगुली कट जाए या किसी चीज से लग जाए या हम किसी चीज को हथेली में रखे, तो हमारी इन जो चीजों का जो संकेत कौन देता है? यही पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। इसके अंदर एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसमें एक हाइपोथैलेमस होता है और वो हाइपोथैलेमस ही हमें हमारे जो भी वर्क है उनको करने का संकेत देता है। तभी तो बोलती हूँ लगती है पैर में, लेकिन सबसे पहले हमारी माइंड में आता दर्द का हमें एहसास होता उसी हाइपोथैलेमस के कारण, ठीक है? तो देखो, द एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी, यानी जो टेस्टिस और जो अंडवाहिनी ओवेरीज है उसका जो एक्टिविटी है आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स। किसके कंट्रोल में होती है? हमारी बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स के कंट्रोल्स में होती है। फ्रॉम अनदर ग्लैंड्स आर नोन एज द, इसके अलावा कुछ और अनदर ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और मैंने बता दिया है कि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें एक हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ये आपके 9th में है। जो ये वाला जो पार्ट होगा ना बॉडी के रिलेटेड, ये 9th में आएगा, अभी नहीं है, ठीक है? तो ये क्या करती है? विभिन्न प्रकार के संकेतों को पहुंचाने का कार्य इसमें जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है उसके द्वारा ही हमें मिलता है। दिस ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। मैंने बोला है कि जो ये ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड होती है, वो कहाँ पे पाई जाती है? हमारे ब्रेन में, मतलब ये ऊपर वाला जो ब्रेन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें पाई जाती है। द सिक्रेशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड आर द फ्लो डायरेक्टली इनटू द ब्लड। आपको कोई पूछे कि वह कौन सी ग्लैंड है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त का सिक्रेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद है द हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन द एक्सटर्नली स्मॉल क्वांटिटी। जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में होती है, यानी कम मात्रा में होती है। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, आगे चलते हैं। और जो मैटर मिल रहा आप लोगों को उसको डेली पढ़ा करो, इकट्ठा मत करो उसको। इस बार ऑनलाइन टेस्ट हुआ, पता नहीं अगला जो टेस्ट होगा आपका वैसे हो जाए, ऑफलाइन हो जाए, तो तैयारी रखो। आप नहीं चाहते कि आपके अच्छे परसेंटेज बने? अब
है हमारा अगला टॉपिक, हाउ डज पिट्यूटरी ग्लैंड्स फंक्शन। जो हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स। फ्रॉम पिट्यूटरी let the release from testis। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Male reproductive part. ठीक है। एंड ओवेरी, ओवेरी क्या है? Female reproductive part. हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन करती है ये? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। एंड ओवेरी एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव Female पार्ट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है हाउ डज पिट्यूटरी ग्लैंड्स फंक्शन। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका क्या फंक्शन होता है, यानी क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। रिलीज का मीन्स जानते हो ना, निकलते हैं। टेस्टिस हार्मोन्स तो किसके द्वारा, टेस्टिस यानी मेल के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। और कौन सा पार्ट है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड ओवेरी के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और कौन सा पार्ट है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद देखो सेक्स हार्मोन्स released in blood स्टेम। जानते हो कि स्टेम का मीन्स क्या होता है? एंड रीच द टारगेट साइट। इसका मीन्स जानते हो कि क्या होता है? एनी स्टूडेंट्स? देखो सेक्स हार्मोन रिलीज, ये तो हमें पता चल गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन
ब्लड स्ट्रीम, स्ट्रीम्स का मीन्स होता है धारा, कि हमारा जो ब्लड होता है एक धाराओं के रूप में तो बहता है ना, एंड रीच द टारगेट साइड, उसकी एक टारगेट साइड होती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसका भी एक टारगेट होता है कि अंगुलियों में कितना ब्लड जा रहा है, हमारे इस पार्ट में कितना ब्लड जा रहा है, हमारे पैरों में कितना, मतलब एक फिक्स साइड होती है, यानी टारगेट साइड होती है। तो सेक्स हार्मोन रिलीज इन द ब्लड, जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम यानी धाराओं के रूप में, ठीक है। एंड रीच द टारगेट साइड, जिसकी एक फिक्स साइड होती है। इसके बाद है स्टिमुलेट, इसके बाद जो लाइन आएगी वो आएगी स्टिमुलेट changes in the body at puberty phase, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमारा जो ब्लड का जो रिलैक्सेशन होता है, इसके बाद क्या होती है, स्टिमुलेट का मींस क्या होता है, उद्दीपन होना, चेंज इन द बॉडी ऑनसेट द प्यूबर्टी, यानी यौवन अवस्था के दौरान हमारी बॉडी के अंदर हमें ये डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं। तो समझ में आ गया कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन का रिलीज होते हैं, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड इसके द्वारा जो ओवेरी होती है उसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन जो रिलीज हुए हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड की जो धाराएं होती हैं उनके अंदर रिलीज होते हैं एंड रीच द टारगेट साइड, और अपनी एक टारगेट साइड रखते हैं, यानी एक फिक्स जगह रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी ऑनसेट द प्यूबर्टी, यानी यौवन अवस्था के दौरान हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्दीपन होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के चेंज होते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, अब No, सभी स्टूडेंट रेडी हो जाओ, जिस भी स्टूडेंट को मैं पूछूं वो आंसर देगा, कम से कम आप लोगों की प्रैक्टिस तो हो ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ, और जिसको पूछो वही अनम्यूट होगा और वही आंसर देगा मेरे को। लक्की, ये बताओ कि प्यूबर्टी जो फेज होती है वो कौन सी ईयर्स में आती है? हमारी जो प्यूबर्टी फेज होती है यानी जो यौवन अवस्था होती है उसकी एज क्या होती है? जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। हमारी जो यौवन अवस्था होती है वो कौन सी ईयर्स में आती है? 13 से 19। 13 से 13 से वेरी गुड। इसके बाद श्रुति बताएगी मेरे को कि हमारी बॉडी में प्यूबर्टी फेज के दौरान कितने परिवर्तन होते हैं, कितने प्रकार से चेंज हो सकते हैं। श्रुति, हमारी बॉडी में अभी जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो उससे पहले का पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में 2 प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? तमन्ना? इंक्रीज हाइट, नहीं, पहले तो बॉडी शेप। कौन कौन से परिवर्तन है, एक्सटर्नल और इंटरनल है क्या? मैम इंक्रीज इन हाइट, ये बताओ राहुल, ये बताओ कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होता है वो इंटरनल चेंज है या इंटरनल या एक्सटर्नल है? हमारी बॉडी में होने वाला एक्सटर्नल चेंज है या इंटरनल चेंज है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। योगेंद्र? एक्सटर्नल मैम। एक्सटर्नल, वेरी गुड। एक्सटर्नल चेंज है, क्या इसका रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट है क्या? नो मैम। वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि इसका
रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं वो कौन सी एज में होते हैं? नंदिनी, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन सी एज के दौरान डेवलप होते हैं? 13 to 80. 13 से 18 ईयर्स के बीच। जो मेल होता है उसमें कौन सा सेक्स ऑर्गन पाया जाता है? मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? Sperm. स्पर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद आदित्य, आप बताओगे जो फीमेल होती है वो रिप्रोडक्शन यानी जनन के दौरान क्या प्रोड्यूस करती है? जो स्टूडेंट मेरे को अभी रिप्लाई देगा उसी के अकॉर्डिंग उन जो क्लासेस होगी हमारी ऑफलाइन उनमें उनका व्यू रहेगा। मैं देख लूंगी कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है, उस हिसाब से मैं क्लास में उन लोगों को सेट करूंगी। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग अभी भी तैयारी करके आया करो, जो आप लोगों को पूछे ना क्लास के अंदर उसका फ्रेंडली जवाब दिया करो मेरे को। ये बताओ, ओके मैम। फीमेल में पाया जाता है या मेल में पाया जाता है? एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है मेल में पाया जाता है फीमेल में? फीमेल में। और फीमेल फीमेल। मेल में क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। अभी बोलूं जिस प्रकार का व्यू अभी रहेगा ना आपका उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास में ट्रीट करूंगी। अपनी जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगी ना अपनी ऑफलाइन तब की बात। तो आप लोगों को जितना पढ़ाया जाए ना उतना पूछा तैयारी करके आया करो, कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो कल की क्लास में यहाँ तक इस चैप्टर में कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं, ठीक है? कुछ पूछना है आप लोगों को? No, ma'am. नो मैम। हाँ पूछो, कुछ पूछना है? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है क्या? No, ma'am. नो मैम। चलो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।